क्या डिफरेंसेस आपको टीचिंग सिनेरियोज और लर्निंग सिनेरियोज दोनों में मिले? दुनिया में बच्चे थोड़ा-सा कैज़ुअली, लाइटली ले लेते हैं चीज़ों। दिल्ली ओवर क्राउडेड हो चुका है। इस बार के एग्जामिनेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है इक्वालिटी का? बेस्ट वे है एनसीईआरटी की बुक और उसमें बायोलॉजी क्लास 12 की जो बायोलॉजी है, उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स। 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन बताइए सर, जो आपको लगता है कि इक्वालिटी में ये 3 इम्पोर्टेंट सेक्शन या 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या ग्रैंड टॉपिक जो है ये आएंगे ही आएंगे और पढ़ कर ही आना चाहिए। हे स्टूडेंट्स, वेलकम। और जैसा मैंने बताया था कि हम लोग बेसिकली यूपीएससी एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं मई के महीने में, उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आए हैं। और उस सीक्वेंस में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं दिव्य गौरव सर, आप लोग सब जानते होंगे। हेलो सर। और ये दिव्य गौरव सर क्लासेस लेते रहे हैं दिल्ली में और पटना में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। और स्पेशली जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे एग्जामिनेशन का, जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, उसमें इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है। और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स एंड इनफैक्ट चूँकि मैं ज्योग्राफी लेता हूँ और सर इकोलॉजी इन्वायरमेंट लेते, तो हमारा तो बड़ा अच्छा कनेक्शन बनता है। उसी कनेक्शन का फ़ायदा हम लोग सोचे कि बच्चों को भी मिल जाए सर। तो सर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे। पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आपका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस रहा है सर, पटना में भी क्लास लेते हुए और दिल्ली में भी क्लास लेते हुए। तो क्या डिफरेंसेस आपको टीचिंग सिनेरियोज और लर्निंग सिनेरियोज दोनों में मिले? हाँ, बेसिकली तो कोई डिफरेंस नहीं है, स्टूडेंट तो स्टूडेंट ही होते हैं, बट थोड़ा-सा माइंडसेट का डिफरेंस होता है। इन अ सेंस कि पटना में बच्चे थोड़ा-सा कैज़ुअली, लाइटली ले लेते हैं चीज़ों कि चलो दिल्ली वाले स्टैंडर्ड का तो नहीं होगा, ऐसा करके। बट टीचर तो वही है। अगर आप दिल्ली में जाओगे तो मोर देन 60% आई थिंक टीचर्स भी बिहार के हैं और स्टूडेंट्स भी बिहार के हैं। बट थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसनेस के साथ दिल्ली जाते हैं बिकॉज वहाँ पे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा सा वहाँ का कल्चर भी डिफरेंट, लर्निंग कल्चर डिफरेंट होता है, तो वो जाने से पहले ही थोड़ा सा वो सीरियसनेस लेवल उनमें आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा वो घर वाली बात है, बट स्टूडेंट की क्वालिटी अगर देखें तो यहाँ भी वही है, वहाँ भी वही है। जो सीरियस स्टूडेंट है वो यहाँ भी उतने ही सिंसियर दिखते हैं, वहाँ भी उतने ही। तो हमें कभी कभी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, बट यहाँ के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे हैं। तो टीचिंग सिनेरियो बताइए, मतलब अगर हम इंस्टीट्यूशंस की बात करें या इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हुआ तो हाँ, उसमें क्या डिफरेंस आता है? हाँ, थोड़ा डिफरेंस इसलिए बिकॉज वहाँ पे कुछ साउथ के भी बच्चे आते हैं, कुछ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पे सीरियसनेस, सिंसियरिटी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। और फिर कम्युनिकेशन का डिफरेंस आता है ना। और यहाँ पे चूँकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बिहार के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे हमें हिंदी में कम्युनिकेशन थोड़ा इजी लगता है करना। वहाँ पे हमें हिंदी कम, इंग्लिश को ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये लर्निंग एटीट्यूड सिंसियर बच्चों के लिए यहाँ भी वैसा ही है, वहाँ भी। तो एज अ टीचर वी हैव टू एडजस्ट, और वो तो हमें हर बैच के बाद भी करना पड़ता है बिकॉज हर बैच का अपना कैरेक्टर होता है। हाँ, हर बैच का अपना कैरेक्टर तो होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा माइंडसेट का डिफरेंस। सर मैं इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करूं तो जो जैसे कि इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो कोचिंग सेंटर्स में भी मुझे कहीं कहीं लगता है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, या इसमें भी कोई डिफरेंसेस है कि दोनों आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा कोचिंग सेंटर्स? सर दिल्ली ओवर क्राउडेड हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे अच्छे हैं। कुछ तो अच्छे हैं जो रिनाउंड भी हैं, बट कुछ ऐसे हैं जो कि उतने रिनाउंड नहीं हैं, बट उनका जो एम्बियंस है वो काफी अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट सर पटना में भी यही है मेरा जो अभी एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 2-3-4 महीनों से। मैं कई इंस्टीट्यूशंस में गया हूँ, मुझे लगा एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ बच्चों ने नोटिस नहीं किया है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और समथिंग, या बिकॉज ऑफ कि बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट वो नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण से कई बार गलत इंस्टीट्यूशंस में चल जाते हैं। और जो अच्छे इंस्टीट्यूशन जहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है वहाँ 10 बच्चे ही हैं, 15 बच्चे हैं, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है।
तो दैट आल्सो इज क्वाइट मीन Definitely. सिमिलर अगर हम बात सो करें तो। बच्चों को बिफोर टेकिंग एडमिशन थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, सिर्फ नाम के पीछे नहीं जाना चाहिए। वो कैसी सर्विस दे रहे हैं, जितना वो बोल रहे हैं वो उन्होंने पीछे डिलीवर किया है या नहीं, किया या आगे डिलीवर करने की कैपेबिलिटी है क्या, दैट शुड बी इन देयर माइंड। तो कुछ रिसर्च कर, और ये काफी इंपॉर्टेंट डिसिसिव है उनके कैरियर के लिए। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम मनी वो स्पेंड कर रहे हैं जिसमें उनका आने वाला कल डिपेंड कर रहा है। एंड इट इज़ इक्वली ट्रू फॉर दिल्ली एज वेल। वहाँ भी उन्हें एकदम क्लोज्ड आई से एडमिशन नहीं लेना चाहिए कि चलो दिल्ली है तो ले लिया, ऐसा नहीं। चलिए सर, कमिंग बैक टू दी सेक्शन जो हम लोग डील करने वाले हैं, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट। सर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का इस पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल है? सबसे पहले तो मैं कहूँगा सर कि बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन डिटेल्स, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो जितना भी सस्टेनेबल हैबिट्स को हम लोग इनकलकेट करेंगे वो हमारे आने वाले कल और फ्यूचर जनरेशंस के लिए काफ़ी अच्छा है ना। तो ये तो हमारे चूँकि लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है तो शुरुआत तो वहीं से हो जाती है। फिर आते हैं प्रिपरेशंस। बेसिकली यूपीएससी में बहुत ज़्यादा वेटेज है। अगर हम लोग देखें तो आई थिंक हिस्ट्री के बाद अगर वेटेज आता है तो इसी का आता है, हिस्ट्री, साइंस। और फिर आप देख, और अगर आप बैक ईयर्स के ट्रेंड देखो सर तो ऑलमोस्ट 50% यानी 15 क्वेश्चंस तो आते हैं। कभी कभी तो आप देखो आई थिंक 2016 वगैरह में 14-16 में वो 20 प्लस भी गया है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं सर जो कि ओवरलैपिंग होते हैं। ओवरलैप आप डिसाइड नहीं, मतलब मैं जब मुझे याद है सर, मैं कोची में क्लास ले रहा था केरला में, और उस साल जो है इकोलॉजी एनवायरनमेंट के 33 क्वेश्चंस आए। और अगर उसको ऐड कर दे ज्योग्राफी, चूंकि ज्योग्राफी मेरा मेन टॉपिक रहा है, मैं उस समय इकोलॉजी भी लेता था, तो इकोलॉजी और ज्योग्राफी के टॉपिक्स हम लोग ऐड कर रहे थे तो 49 क्वेश्चंस केवल ज्योग्राफी और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को मिला करके आ रहे थे। इट वाज 50% ऑफ द पेपर। ओके, तो ये काफी डिसिसिव हो जाता है इस पर्टिकुलर से। हाँ, तो इसलिए सर, तो अगर फिर भी अगर हम ओवरलैपिंग क्वेश्चंस को हटा भी दें जो कि आउट एंड आउट एनवायरनमेंट इश्यूज वाले क्वेश्चन हैं, 10 to 15, अगर हम लोग लास्ट 5 इयर्स का के क्वेश्चंस का ट्रेंड देखें तो कभी 12 है, कभी 13 है, तो वी शुड ट्रीट इट एज 15 क्वेश्चन आउट एंड आउट एनवायरनमेंट। And when overlap with geography, with science, then it becomes 30-35. So now it's up to the student to decide the weightage. सर इस बार का एग्जामिनेशन, सर इनफैक्ट ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट ही मैंने कुछ स्टूडेंट के इंसिस्टेंस पे लिया है, बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन जो है उन्होंने बहुत ऑर्गेनाइज नहीं किया, और अब वो चाह रहे हैं कि सर हमें कुछ लास्ट मिनट गाइडेंस बताइए। तो सर इस बार के एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इकोलॉजी का, और किस तरीके से जो प्रोबेबल सेक्शंस की अगर हम बात करें तो जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं कौन कौन से प्रोबेबल सेक्शंस पे वो फोकस करें केवल इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से? देखिए यहाँ पे होता क्या, यूपीएससी हम लोग सब जानते हैं, अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। बट कंसिडरिंग लास्ट 3 इयर्स, क्योंकि उससे ज्यादा पीछे मैं जाना नहीं चाहता, तो हमारा पोल्यूटेंट्स वाला जो सेक्शन है वो डोमिनेट करता है। और इसलिए POP is persistent organic pollutants। और अगेन ये एक ओवरलैपिंग सेक्शन है। हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, हम ज्योग्राफी में भी ओजोन लेयर एंड दिस दैट पढ़ते हैं, तो उस पे हमें ज्यादा, और ये ट्रेंड रहा है। अगर हम लोग लास्ट 5 इयर्स देखें तो पोल्यूशन रिलेटेड टॉपिक्स रहा है। अगेन पोल्यूशन से रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज। ओके, तो वहाँ ये दोनों ओवरलैप, तो ये दोनों सेक्शंस हमें अच्छे से करने चाहिए। अगर ट्रेंड देखें सर तो 2020 के पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे उनमें क्लाइमेट नेगोशिएशंस वो वाला पार्ट ज्यादा था, यानी जो हमारे मिटिगेशन मेजर्स हैं वो वाला पार्ट ज्यादा। बट अब है कॉज ज्यादा है ना। तो कॉज जो पोल्यूटेंट है वही आगे चल के क्लाइमेट चेंज भी कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, इंटरलिंकेजेस काफी हो जा रहा है। तो ये जो हमारा पार्ट है कि कॉजेज ऑफ पोल्यूशन that is causing the climate change, अगर इसको हम लिख कर लेते हैं तो 50% of the environment section will be done. Rest 50% में आ जाएगा जो basic concepts of ecology,
कैसे स्पीशीज हैं, इकोसिस्टम्स हैं, ये सारे। सर मेरा इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि सर ये जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बिकॉज कई बार क्या होता है इकोलॉजी पढ़ने के लिए, मैं भी जब ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ कई बार बच्चे बेसिक कंसेप्ट पे फोकस नहीं करते हैं। तो अब तो वैसे तो बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन फिर भी जो 1.5 महीने में क्या होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स बताएं जिनको बच्चे पढ़ के ही जाए और बिना उसको पढ़े इकोलॉजी पढ़े नहीं, बिकॉज फिर उनके लिए टैक्सिंग हो जाता है, वो रट्टा मारने लगते हैं। तो कौन से बेसिक कंसेप्ट? बेस्ट वे है सर एनसीईआरटी की बुक, और उसमें बायोलॉजी क्लास 12 की जो बायोलॉजी है उसके लास्ट के 4 चैप्टर्स इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को डील करते हैं। तो उसको अगर हम देख लें तो हमें बेसिक नॉलेज हो जाएगा, लाइक व्हाट इज स्पीशीज, व्हाट इज कम्युनिटी, व्हाट इज पॉपुलेशन, व्हाट इज बायोस्फीयर्स, व्हाट इज बायोटिक इंटरैक्शन लाइक सिम्बियोसिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म एटसेट्रा, इकोलॉजिकल सक्सेशंस, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, फूड चेन्स, फूड वेब्स, ये सारे बेसिक्स हैं। ये सारे हमें एनसीईआरटी के क्लास 12 वाली बुक में मिल जाएंगे। इनको कर लें, और इनको करने के बाद पोल्यूशन जो में ये तो हम लोग आई थिंक क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। और अब तो एक रिसेंट इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स एंड फिर जो हम लोग एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे सर, तो एक रिसेंट डेवलपमेंट है कि अब अक्रॉस द डिसिप्लिन्स, चाहे आप आर्ट्स पढ़ें, साइंस पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, एनवायरनमेंट का एक आपको पढ़ना है, समझे। ये रिसेंट डेवलपमेंट है, एनईपी में आया है। तो दैट इन इटसेल्फ शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओके, और वही हमारा बेस बनता है फिर एग्जाम्स के लिए। तो उन सारी चीजों को कर ले सर, और फिर आए जो न्यूज में करंट अफेयर्स चल रहा है, और उस करंट अफेयर्स को रिलेट करें अपने बेसिक्स। तो डायनामिक पार्ट को जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, स्टैटिक पार्ट क्लियर होगा, तभी आप डायनामिक को भी कवर कर पाओगे, है ना। तो पढ़ना बेसिकली हमें डायनामिक पार्ट ही है, बट उसे ग्रास्प करने के लिए हमें स्टैटिक पार्ट को पहले फिगर आउट कर लेना चाहिए। दैट इज द बेस्ट। सर वैसे तो मैं फैकल्टी हूँ सर, लेकिन इस बार मैं स्टूडेंट बन करके और स्टूडेंट की तरफ से पूछ रहा हूँ सर, मुझे एक शॉर्टकट बताइए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा इकोलॉजी नहीं पढ़ा और बहुत सारे सब्जेक्ट बर्डन में है अभी स्टूडेंट, क्योंकि उनको लगता है कि सर इसी 1-1.5 महीने में 2 महीने में हम ये भी पढ़ ले वो भी पढ़ ले, हर सेक्शन में कंफ्यूज है। मुझे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन बताइए सर, जो आपको लगता है कि इकोलॉजी में ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन या 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या ग्रैंड टॉपिक जो है ये आएंगे ही आएंगे और पढ़ कर ही आना चाहिए। दो ये बात कंसीडरिंग कि जैसा आपने बताया यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो लेकिन फिर भी ऐसा 3 जो सेक्शन है जो आपकी समझ से छोड़ना नहीं चाहिए किसी को, कौन कौन सा हो सकता है? अगेन पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज, ओके, जो डे टू डे न्यूज में चल रहा है, और फिर उसके कॉन्सेप्ट में हमें जाना होगा, हिस्टोरिकली क्या हुआ है ना। फिर जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि सर निकोबार आइलैंड्स का इशू बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, क्या है उसके इम्पैक्ट्स, बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो जब तक हम उनके बेसिक्स को नहीं समझेंगे तब तक उसको इस तरह के इश्यूज को फॉलो करना और उसके बेसिक्स में जाना ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। सर इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसा, उसका क्या इंपॉर्टेंस? हाँ, ये बेस है, ये बेस है, बिकॉज बिफोर 2024 ये ट्रेंड रहा है, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी से आता है, चाहे वो सक्सेशन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग हो, इससे आता ही आता है। सिर्फ ये वाला है, इसमें भी दिया है, बट थोड़ा सा डिफरेंस वो पैरासिटिज्म है ना, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन आया है। तो वो सक्सेशन का जो पार्ट आपने बोला, बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को तो करके ही जाना है, और मान के चलो कि 1 से 2 क्वेश्चन वहां से आएंगे। फिर आता है पोल्यूशन रिलेटेड इश्यूज, फिर आता है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना। रिसेंटली कुछ ग्रीन क्रेडिट से रिलेटेड न्यूज आ रहा है, जो कि लास्ट बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है। तो इस तरह की इश्यूज को पढ़ना और फिर उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाना, दैट विल बी सफिशिएंट। सर क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इकोलॉजी का प्रिपरेशन, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के प्रिपरेशन करते वक्त ज्यादातर स्टूडेंट दोहराते हैं? मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो कॉमन मिस्टेक ना करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेते हैं, और उनका ये अप्रोच रहता है सर करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, इश्यूज करंट से ही आएंगे, बट उसके जो 4 ऑप्शंस होंगे उसमें 2 स्टैटिक होगा, 2 डायनामिक होगा। जब तक आप बेसिक्स में नहीं जाओगे तो स्टैटिक ऑप्शंस को कैसे सेलेक्ट या एलिमिनेट करोगे? ठीक है, तो पहला तो ये है कि हमें एकदम से करंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए।
और नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं होना चाहिए, है ना? ये है कि इकोलॉजी जैसे ही पढ़ हम लोग भी अपने टाइम में पढ़ते थे ना, तो जब इकोलॉजी पढ़ते थे तो फैक्ट हम लोग पे दिमाग पे ज्यादा रहता था। भाई करंट अफेयर्स निकालो, करंट अफेयर्स में क्या क्या फैक्ट्स हैं, कौन कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन कौन सा कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नई बात हो रही है, तो हम लोग वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे और जो मेन थ्योरेटिकल कंसेप्ट है या बेसिक कंसेप्ट है उसको थोड़ा नेग्लेक्ट करते थे। जैसे सर अगर हम बात करें रिसेंटली यूएस ने पेरिस एग्रीमेंट को एग्जिट कर लिया है। अब जब तक हम पेरिस एग्रीमेंट की क्रोनोलॉजी और उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल को नहीं जानेंगे, तो अगर वहां से रिलेटेड कोई ऑप्शन डाल दिया, और यूपीएससी डालता ही है, गेम तो सारा ऑप्शन का ही ना सर, टॉपिक्स तो अदर एग्जाम्स में भी वही रहते हैं, बट गेम तो वहीं पे है। तो दैट इज वाई जो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी की आपने बात की, कॉमन मिस्टेक्स की बात की सर, तो उसमें यही है कि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नहीं हो और बहुत ज़्यादा करंट में नहीं जाए। उसके करंट इशू हमारा करंट ही रहेगा, बट हिस्टोरिकल हमें उसके आसपास को भी देखना है, फिर सही रहेगा। सर एक परपेचुअल क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो ये है, और इनफैक्ट अभी आज ही एक स्टूडेंट ने मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था, वो ये है कि सर हमने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया है। उसने बोला कि सर बेसिक सब्जेक्ट, जैसे बेसिक सब्जेक्ट में स्टूडेंट 4 सब्जेक्ट रखते हैं, ज्योग्राफी रखा, हिस्ट्री रखा, इकोनॉमिक्स रखा और पॉलिटी रखा, इकोलॉजी को कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट करते हैं। अब स्टूडेंट बोला सर गलती तो हो गई वो चूंकि वो जानता है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाता और मैंने ज्योग्राफी क्लास में हमेशा कहा इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी और इकोलॉजी भाई भाई है, ठीक है, तो बिना आप एक दूसरे को समझे हुए भाई पूरा कंसेप्ट समझ ही नहीं सकते। उसने बोला सर गलती हो गई है और अब समय नहीं है, तो हमको ये बताइए कि अब क्या करें। अब ये जो हमारे पास समय बच रहा है, किस तरीके से वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कवर नहीं करा है इकोलॉजी, उसके लिए क्या कोई उपाय है, क्या कर सकते हैं इस 1.5 महीने में? अगेन सर वही स्ट्रेटजी है, जो रनिंग टॉपिक्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग मस्ट है। न्यूज़पेपर रीडिंग में जो करंट टॉपिक्स लगभग हर 2-4 दिन पे उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आता है, उसको देखिए, और फिर उसके जो बेसिक टर्म्स हैं उनको आप एनसीईआरटी में जाइए, चाहे वो ज्योग्राफी में जाइए, साइंस में जाइए, बिकॉज अर्लियर आई हैव सेड ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है। कुछ क्वेश्चन साइंस, बिकॉज ज्योग्राफी, जब हम एनवायरनमेंट को देखते हैं तो ज्योग्राफी में भी एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी में भी एनवायरनमेंट है, साइंस में भी एनवायरनमेंट है। तो जो भी टर्म्स आ रहे हैं ना, उसको ओवरलुक नहीं करना है, फट से हमें बैक जाना है, उस टर्म्स को समझना है, फिर आगे बढ़ना है। मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़े, न्यूज़पेपर से जो रिलेटेड टर्म्स हैं उसको वो जा करके देखें। इनफैक्ट सर इसमें आई कुड ऐड कि जो करंट अफेयर्स का सेक्शन, बिकॉज क्या होगा कि अभी समय बहुत कम है, बिल्कुल, तो जो करंट अफेयर्स बुकलेट्स है लास्ट 1 ईयर के, जो लास्ट प्रीलिम्स हुआ है तब से लेकर के ये टॉपिक जो रिकरेंट टॉपिक्स है जो अभी आ रहे हैं, स्पेशली जो जनवरी के बाद से, अगर उसको रिलेट कर करके बच्चे करें, बिकॉज समय कम है, तो करंट अफेयर्स के अंदर भी फिल्टर हो जाएगा, डेफिनेटली, है ना। तो अगर हम कहें कि ऐसा आप कर लेते हो, तो आई थिंक 60-70 मोर देन 60% क्वेश्चन आप कर सकते हो। सर इसमें इनफैक्ट अगर ऐड अप करें तो मॉक टेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज हो सकता है। मॉक टेस्ट का फायदा तभी है सर जब हमने अपने बेसिक्स और करंट को कवर किया है। फिर मॉक टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि which part I am good in and in which we are lacking. So considering that there is very less time left, तो मॉक टेस्ट से क्या हम कुछ निकाल सकते हैं? जैसे बच्चे हैं कि कई बार बच्चे, मैंने बताया ना, बहुत ज्यादा उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो अब उनको है कि सर हमको 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं कि हमारा ये प्रीलिम्स छूटे नहीं। ठीक है, तो ये भी स्ट्रेटजी वो कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दें, और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके 4-5 सेक्शंस होते हैं, तो उस मॉक टेस्ट से उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन हमारा वीक है, उसको थोड़ा सा कवर अप कर ले, और जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उस पर थोड़ा सा और वर्क कर ले, उसको श्योर कर ले। लास्ट मिनट में तो यही कर सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन, जो इस बार वाले बच्चों का जो मैंने फोकस कहा था उसको लेकर कि लास्ट 15 डे स्ट्रैटेजी इकोलॉजी सेक्शन में, हर सब्जेक्ट को लेकर के बेसिकली ये 15 डे स्ट्रैटेजी लेकर के आ रहा हूँ आपकी तरफ से। 15 दिन की स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन से ठीक 15 दिन पहले इकोलॉजी सेक्शन के लिए बच्चे क्या करें? हाँ, तो सबसे पहले तो जितनी जल्दी हो सके वो जो एनसीईआरटी वाले चैप्टर्स हैं, बिकॉज वहाँ से आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर जैसा आपने बोला सर, लास्ट 1 ईयर का 15 डेज में कवर करना आई थिंक मुश्किल है, जनवरी के बाद का देखें, है ना। और जहाँ पे भी आपको टर्म्स में दिक्कत हो, फट से आप बैक जाओ, बुक्स को कंसिडर, उस टर्म को एकदम दिमाग में क्लियर रखना चाहिए।
तो यहीं से आपका बिल्डअप होने लगेगा। साइंस तो सर ज्योग्राफी है, इकोलॉजी है, टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड टर्म्स यू कैन कोरिलेट थिंग्स। और कभी-कभी स्ट्रेट वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाता है इकोलॉजी से, तो वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हो। लास्ट टाइम पे तो सर यही हो सकता है। सर अब हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स अ जनरल परसेप्शन ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज़ अब हम बात करने वाले हैं कि जो बच्चे आगे इकोलॉजी का प्रिपरेशन करने वाले हैं, मैं अब इस एग्जामिनेशन जो अभी मई में हो रहा है इसके बाद की बात कर रहे हैं, हम 2026 की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए इकोलॉजी के प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी उनके पास काफी समय है एंड दे कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, तो क्या बिगिनर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इकोलॉजी प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ मुझे कुछ बेसिक किताब, बिकॉज उनके पास समय है वो बेसिक किताबें पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बेसिक किताबें? तो देखिए अभी चूंकि टाइम है और उस टाइम तक करंट अफेयर्स बहुत सारा चेंज होगा, तो वो वाला डायनेमिक पार्ट हमें अभी थोड़ा सा बैक साइड पे रखना है। फ्रंट साइड पे हमें लाना है जो हमारे बेसिक्स हैं, जो एनसीईआरटी के बुक्स हैं या अदर इंस्टीट्यूट के बुक्स हैं, उसको भी उसमें से कुछ अच्छे बुक्स हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं वो थोड़े ऑर्गेनाइज्ड है ना, जो अदर आप यूनिवर्सिटी वाले बुक्स में जाओगे तो वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं है, तो इसलिए उसको कर सकते हैं। कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स ये तो देखते हैं, उसमें जो अभी जहाँ पे हम लोग बैठे हैं उसका भी अपना एक रोल है, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। और न्यूज़पेपर्स को बिल्कुल फॉलो करना है ना, बट करंट अफेयर्स को बहुत फॉलो नहीं करना है। अभी हमें स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, यही स्ट्रेटजी बेस्ट। अच्छा सर, स्टूडेंट किस तरीके से टाइम डिवाइड करें थ्योरेटिकल पार्ट और जो बेसिकली करंट अफेयर्स पार्ट होता है, क्योंकि अभी जैसे आपने न्यूज़पेपर की बात करी, तो इकोलॉजी को लेकर के देयर आर सम स्टूडेंट्स हु बेसिकली फॉलो अपॉन न्यूज़पेपर, कि न्यूज़पेपर में ही जो कंटेंट मिलेगा उससे इकोलॉजी पढ़े, लेकिन जैसा भी आपने कहा थ्योरेटिकल पार्ट, तो क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, मतलब टाइम का भी और फोकस का भी, थ्योरेटिकल पार्ट और करंट अफेयर्स पार्ट का क्या मिक्स होना चाहिए, क्या मतलब 50-50 है या फिर किस तरह से? आई थिंक सर 60-40 आप कर सकते हो। 60% आप टाइम दो करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, और वहाँ पे जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में कोई ब्लॉकेज आ रहा है उसको क्लियर करने के लिए आप वापस जाओ अपने कॉन्सेप्ट पे। तो 60-40 आप कर सकते हो, बिकॉज ऑप्शंस उसी तरह से होते हैं, कभी भी सिर्फ डायनामिक ऑप्शन नहीं होता है, वो इट इज अ मिक्स ऑफ डायनामिक प्लस स्टैटिक। सर जैसे करंट अफेयर्स की बात किया, तो करंट अफेयर्स में इकोलॉजी में मतलब लगातार सर हम देखते हैं कन्वेंशंस आते रहते हैं, कुछ नए नए गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो कौन से ऐसे कन्वेंशंस हैं या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं या फिर कुछ इंडाइसेस हैं जिनको स्टूडेंट सालों भर फॉलो करें, बिकॉज चूंकि मैं 2026 की बात कर रहा हूँ, तो एक साल का समय है, बहुत सारा डेटा आएगा, तो ऑब्वियसली वो नोट मेकिंग वर्क करेंगे, तो किन कन्वेंशंस या कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको फॉलो करना चाहिए? सर कॉन्वेंशंस की बात करें तो UNFCCC हर साल एनुअल कॉप होता है, इस बार भी होने जा रहा है ब्राजील में, कुछ इश्यूज भी उससे रिलेटेड आ रहे हैं, उसको कवर करें, है ना। और अगर ये 24 की बात करें हम लोग, 25 में जो एग्जाम हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि जो लास्ट कॉप हुआ है सिर्फ वही हमें कवर करना है, उसके पहले के एटलीस्ट 2-3 कॉप्स, बिकॉज वहां से बेस बनता है अगले कॉप के डिसीजन का। तो चूंकि ये एनुअल इवेंट है, इसको तो हमें करना ही है। कुछ कॉप्स बाइनियल होते हैं, लाइक CBD, है ना, तो CBD का कॉप 24 में हुआ है, वो आपके 26, 24, 7 के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर नेक्स्ट कॉप होगा 26 में, तो इस तरह ये कॉप आप कर सकते हो। वेरी रिसेंटली एक ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी की बात हुई है, जो कि साउथ कोरिया में हुआ है, ये इस साल या आने वाले साल के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस की जो ऑथराइज्ड बॉडीज हैं, वो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स देती है ना, ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, IPCC है ना, तो ये सारी की। फिर अगर नेशनल लेवल पे देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट्स, इन ये परपीचुअली हमें कवर करना है। एक इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हाँ, ISFR जो है वो भी बाइनियल होता है, बाइनियल रिपोर्ट है ना। होता है, फिर कुछ न कुछ सेंसस आ जाते हैं, जैसे टाइगर सेंसस 4 इयर्स पे होता है, एलिफेंट सेंसस 5 इयर्स पे होता है, बट उसमें कुछ, तो ये डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पे उस पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ है। जैसे अभी रिसेंट में जो रिसेंट टाइगर सेंसस चल रहा है, रिपोर्ट आई है, उसकी बात हो रही है, हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो परपीचुअली ये और क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो करना है।
सर हम लोग there's a lot of integration इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ज्योग्राफी के साथ, फिर इन दोनों का साइंस के साथ, और साथ साथ अभी तो इकोनॉमिक्स के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन है। तो किस तरीके से फ़ायदा निकाला जा सकता है, मतलब अगर बात करें कि एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो उससे कैसे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट मिल सकता है? बिल्कुल, जैसा कि स्टार्ट में ही हमने बोला, ये इंटरडिसिप्लिनरी है। एनवायरनमेंट एज अ सब्जेक्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी। तो अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसका एक पार्ट ही है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। उस पार्ट पे अगर हम ज़्यादा फोकस करें तो ज्योग्राफी के साथ साथ एनवायरमेंट भी कवर हो जाएगा। अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ग्रीन इकोनॉमी, एसडीजी वहाँ भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उस टॉपिक को अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो 2 सब्जेक्ट हमारे वहाँ से कवर हो रहे हैं। इनफैक्ट एसडीजी हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस अगर हम लोग पढ़ेंगे तो अगेन डुअल पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है, पॉलिटी एज वेल एज एनवायरनमेंट। तो ये ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स पढ़ना खास करके लास्ट के टाइम पे कभी कभी बेनिफिशियल होता है, बिकॉज या तो उस तरफ या इस तरफ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल। इनफैक्ट सर इकोनॉमी जैसे भी ग्रीन इकोनॉमी की बात है, और इस बार के बजट में भी देयर वाज lot of talk about it. There were a lot of buzz about green budgeting का concept हमारे पास आया है। तो ये भी एक ऐसा सेक्शन है जो इकोनॉमी अब बहुत ज्यादा, we are talking about responsive and responsible economy. तो that responsive and responsible economy अब जो है obviously इकोलॉजी को इंटीग्रेट करेगा। इनफैक्ट अभी मैं देख सकता हूँ एज अ स्टूडेंट और एज अ फैकल्टी भी कि इन द कमिंग टाइम्स ना ecology is going to be a section, it's going to be a basically subject which will be perpetuating every section। कोई भी, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री का भी इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर आज के समय में जो एनवायरमेंटल, जो हिस्टोरिकली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है, उसके रूट कॉज में यही है। हमने जीडीपी ग्रोथ को तो देखा, बट उसका जो नेचुरल कॉस्ट हो रहा है उसे हमने साइड कर दिया। अब हम लोग उसको इंटीग्रेट करके देख रहे हैं, इसलिए ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन बजटिंग, और जब तक हम लोग इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हमारा डेवलपमेंट जो जीडीपी की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, वो अब ग्रीन जीडीपी की तरफ जब तक नहीं जाएंगे तब तक उस डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं। बिकॉज आप डेवस्टेशन देख ही रहे हो, ईयर ऑन ईयर जो एवरेज टेम्परेचर है वो जा रहा है, और इस एवरेज खास करके इंडियन कॉन्सेप्ट में इस एडवांसिंग टेम्परेचर का हमारे जीडीपी आउटपुट पे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, ये अब बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। तो इनफैक्ट जब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास लेता हूँ, मैं बात करता हूँ, वहाँ इकोनॉमिक्स की चर्चा ही शुरू होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो वैसे तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट बिल्कुल लगता है इकोनॉमिक का कंसेप्ट है, लेकिन इसमें इकोलॉजी बहुत मैटर करता है। इन अ सेंस क्या कि ग्रोथ इज बेसिकली इंक्रीजिंग ऑफ द नंबर, आपका जीडीपी ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट इज डिलीवरेंस ऑफ ग्रोथ, आप ग्रोथ डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन होता है क्या कि अगर इकोलॉजी बिगड़ी हुई है ना, अगर वो ग्रोथ जो है सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और फिर उसके बाद द कॉस्ट ऑफ जो ग्रोथ हो जाएगा ना, वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इज गोइंग टू सफर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट्स द सेम वी आर विटनेसिंग। जो कैटास्ट्रोफी हो रही है, कहीं ना कहीं वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का एक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये है। और सर अभी एक जो लेटेस्ट एक स्टेटमेंट मैंने देखा, जो ब्राजील में कॉप होने वाला है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा कि फ्यूचर जो भी क्लाइमेट रिलेटेड नेगोशिएशंस हो, उसमें हमें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को भी इंटीग्रेट करना चाहिए एज अ स्टेक होल्डर। बिकॉज हम लोग जब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो वो फाइनेंसिंग तो अल्टीमेटली उनके थ्रू या डेवलप कंट्रीज के थ्रू, तो जब तक ऑन द टेबल उन्हें भी हम एक स्टेक होल्डर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक फिर हमारी फाइनेंसिंग की बात करना बेकार है। लेकिन इसमें तो और इंटरेस्टिंग ये हो गया कि अमेरिका जो है इन सारी लाइबिलिटी से बाहर निकल रहा है। तो अब एक लग रहा है कि अब कौन आगे लीड करेगा, who's going to lead? अब यूरोप आएगा या फिर जो एशिया में चाइना। अभी हमने बात की इंटीग्रेशन, जो ग्रोथ इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स का जो इंटीग्रेशन है, उसको जब तक हम लोग नहीं करेंगे एट फुल स्केल, तब तक ना हमारी इकोनॉमी सक्सेस होगी ना हमारी इकोलॉजी सक्सेस। सर एक और बात जो स्टूडेंट स्पेशली जो अभी एक साल बाद एग्जाम 2026 में देंगे, इकोलॉजी के नोट्स बनाना जरूरी है क्या पीडीएफ से, या फिर जो करंट अफेयर्स के बुकलेट्स है उससे काम नहीं चल जाएगा? नोट्स बनाना ऑलवेज अच्छा होता है सर, बिकॉज ये सबसे अच्छा तरीका है आपके रिविजन का।
जितनी बार आप पढ़ रहे हो चीज़ों को, अगर उसको आप लिख भी रहे हो तो एक और बार रिवीजन तो हो गया ना, और लिखने से वो हमारे कॉन्साइंस में ज़्यादा देर तक रहता है। नेक्स्ट है, not a single source is sufficient in itself. You will have to consider multiple sources. And for that's the main point, sir. In fact, मैंने भी कई बार कहा है कि जब आप नोट्स बनाते हैं ना, अब जैसे ज्योग्राफी का नोट्स बनाते हैं, तो मैंने कहा है कि स्पेस छोड़ दो वहाँ पे, हाँ, तो एक मार्जिन छोड़ दो, उस मार्जिन में आप बेसिकली चीज़ें नोट करो। इनफैक्ट जो इंटीग्रेटिव स्टडी है, या जिसको हम आज के समय में इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज कहते हैं, मतलब एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो इकोलॉजी की जरूरत है, इकोलॉजी पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स की जरूरत है, वो जो पीछे जो छोटा हुआ सेक्शन है ना, वो जो खाली जगह है, उस खाली जगह में आप अपने नोट को एनरिच करते जाओगे और फिर मजा आएगा। फिर आप डाउन द लाइन 6 महीने बाद जब आप अपने नोट्स को देखोगे तो वो नोट किसी एक सब्जेक्ट का नोट नहीं होगा, दैट इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रेटिव नोट। तो वो पर्पस, और फिर वो और भी हैंडी हो जाएगा फॉर योर मेंस एग्जाम। So notes preparation is the best strategy. सर, नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? मैं कहूँगा सर इक्वल, बिकॉज नेशनल स्ट्रेटजीज जो बनती है वो इंटरनेशनल कन्वेंशंस में लिए गए डिसीजन के बेस पे ही बनती है। ऑल्दो अलग अलग कंट्रीज अपने लीगल फ्रेमवर्क में उसमें बनाते हैं, बट जो ग्लोबली एक्सेप्टेड एग्रीड फ्रेमवर्क होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे होता है, और उसके अकॉर्डिंग तो दोनों का हमें वेटेज देना चाहिए। और भले हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज अलग है कंट्रीज की, लेकिन स्पीशीज तो सेम है बाय एंड लार्ज, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शंस। तो एक स्पीशीज के लिए इंडिया में जो स्ट्रेटजी बनेगी, बाय एंड लार्ज वही हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां भी बनेगी। थोड़ा सा फर्क आएगा हमारे लीगल फ्रेमवर्क में, बट उस स्पीशीज को कंजर्वेशन तो उतना ही चाहिए। पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज किसी एक कंट्री का नहीं है, ये तो पूरा ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये कंट्री वार्मिंग तो है नहीं। तो इसलिए हमें वेटेज दोनों पे इक्वल देना चाहिए। और क्वेश्चन का फॉर्मेट भी अगर आप पीछे का देखोगे सर तो वैसा ही, नेशनल इनिशिएटिव्स एज वेल एज इंटरनेशनल। सो सर, लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि सर कौन कौन से गवर्नमेंट रिपोर्ट्स और जो कुछ रिसोर्सेज है, जैसे कोई चैनल है या फिर कुछ इस तरह के रिसोर्सेज, जैसे इग्नू का जो कई सारा वीडियो है, जो इग्नू का ई ज्ञान कोश करके आता है, क्या इन सब का भी फायदा स्टूडेंट को मिल सकता है? डेफिनेटली आप स्टैटिक पार्ट को वहाँ से कवर कर सकते हो। जो रिपोर्ट्स की बात है, तो जैसा कि अभी आप इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स बाइनियल रिपोर्ट है, उसको आप देख सकते हो। नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट देती है, उसको देख सकते हो। तो इस तरह की और यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट्स आती हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट्स आती हैं, IUCN कुछ ना कुछ एडिशन, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने एक बड़ा ही डेंजरस ट्रेंड दिखाया है कि मोर देन 1000 फंगल स्पीशीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो अगर फंगल स्पीशीज एक्सटिंक्ट करती है तो फिर हमारे जो वेस्ट का डिग्रेडेशन है उस पे इम्पैक्ट, डिकम्पोजिशन, पूरा का पूरा प्रोसेस, फिर पोल्यूशन लेवल और बढ़ेगा, है ना। तो IUCN की रिपोर्ट्स हमें देखते रहना है, नेशनल लेवल पे नीति आयोग, और कुछ वेबसाइट्स को हमें एटलीस्ट फोर्टनाइटली एक बार खोल के देखना चाहिए। लाइक MOEFCC का जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का वेबसाइट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, बिकॉज वो इंटरलिंक्ड है। आजकल सबसे ज्यादा बात हो रही है ग्रीन ट्रांजिशन, ग्रीन इकोनॉमी, तो इसलिए हम लोग सोलर पावर, ग्रीन हाइड्रोजन, इनफैक्ट अभी रिसेंटली दिल्ली में इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो इस तरह की जो इवेंट्स होते हैं वो हमें फॉलो करने हैं। जो साइट्स हैं, साइंस टेक के जो साइट्स हैं, है ना, बिकॉज अगेन साइंस एक ओवरलैपिंग, जब हम पोल्यूशन कंट्रोल की बात करते हैं सर, तो एयर प्योरिफिकेशन, वाटर प्योरिफिकेशन, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, है ना, इसके कॉन्वेंशंस जो हैं उसको भी देख सकते हैं। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन साइंस में भी आएंगे और साइंस से ओवरलैप करते हुए पूरा का पूरा कंजर्वेशन ही तो साइंस है। हाँ, डिफरेंट। अगर हम लोग वाटर प्योरिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग साइंस की हेल्प लेते हैं, है ना। जो हम लोग रेडिएशन को कम करने की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के कॉन्सेंट्रेशन को, उसमें भी बहुत सारे साइंटिफिक इंटरवेंशंस हम लोग कर रहे हैं, लाइक आर्टिफिशियल रेन एंड समथिंग, इसको हम लोग जियो इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखते रहनी चाहिए। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की जो एटलीस्ट एक बार फोर्टनाइटली देख लेंगे तो पता चल जाएगा क्या नया हो रहा है।
हाँ, और पीआईबी तो हम प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो तो वो तो है करते हैं, राज्यसभा हम करते ही हैं। दीज आर द थिंग्स। ओके सर, सो थैंक यू स्टूडेंट्स के लिए जो है इस पूरे के पूरे सेशन और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को लेकर के एक क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए सर, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है जिसको मैं कह सकता हूँ कि इट्स एन ऑफन नेग्लेक्टेड सेक्शन। स्टूडेंट बाद में ध्यान देते हैं और इसीलिए ये वीडियो भी थोड़ा बाद में आया है कि अब ध्यान दे दो। तो स्टूडेंट बहुत लेट में ध्यान देते हैं और बाद में कई बार पछताते हैं लेट में ध्यान देने के बाद कि भाई ये मेरा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो डिसिसिव क्वेश्चंस होते हैं वो छूट जाते हैं। सो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। और स्टूडेंट्स ऐसे ही हम लोग सेशंस लाते रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन हो आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड, एनवायरनमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड, आप कमेंट ज़रूर करें और आपके क्वेश्चंस को हम लोग रिप्लाई करेंगे। और ऐसे किसी भी सेक्शंस में एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम लिंक और जो ईमेल लिंक है वो यहाँ अवेलेबल होगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।